जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, एक बार फिर से एकलव्य सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज एकलव्य सेशन का लेक्चर 2 है, जिसके तहत आज भी हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। और आज का जो पेपर लिया गया है वो सीएससी प्री 2021 का लिया गया है, जीएस1 का पेपर है। और आज भी हम हिस्ट्री सेक्शंस को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, क्या कुछ प्रश्न दिया गया है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो मुरैना स्थित 64 जोगिनी मंदिर को लेकर के है। तो 64 जोगिनी के मंदिर को लेकर के आपको भारत के गांव में झांकना होगा, जहां और गांव में नहीं, यहां तक कि मंदिरों तक जाना होगा जहां मां काली की पूजा होती है। 64 जोगिनियों का जो कॉन्सेप्ट आता है वो शक्ति के अलग अलग रूप है। और ये रूप कब धारण किया जाता है शक्ति को, ना जब रक्त बीज को मारने के लिए, रक्त बीज राक्षस को मारने के लिए शक्ति के द्वारा जो है क्या किया जाता है ना, 64 जोगिनियों का रूप लिया जाता है। और अगर आप आज भी गांव के मंदिरों में जाएंगे जहां मां काली की पूजा होती है, तो वहां 64 जोगिनियों के क्या होते हैं ना, छोटे छोटे मूर्ति गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब कच्छपाल राजाओं के द्वारा जो है 64 जोगिनी का मंदिर बनाया गया है, जो कि वृत्ताकार रूप में है। मोस्ट ऑफ द जो 64 जोगिनी के मंदिर हैं, कहा जाता है कि ये गोलाकार रूप में ही है। और ऐसी माना जाता है कि जो एडविन लुटेंस हैं, जिन्होंने जो है पार्लियामेंट भवन का जो निर्माता, जो पार्लियामेंट डिजाइनर माने जाते हैं, वो इससे प्रेरित है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा जो है एक विचारधारा बाहर आया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पर है कि ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, तो बिल्कुल गलत। 64 जोगिनी के जो मंदिर हैं वो मूल रूप से भारत में 11 हैं। और इनमें जो है एमपी में भी हैं, कुछ यूपी में भी हैं, कुछ उड़ीसा में भी है। और ये इनमें से कुछ जो है गोलाकार भी है, जैसे उड़ीसा के हीरापुर स्थित 64 जोगिनी का मंदिर। वहीं रानीपुर बालंगीर जो कि उड़ीसा में स्थित है, वो भी वृत्ताकार है। जबकि खजुराहो के जो 64 जोगिनी के मंदिर वो क्या है, वर्गाकार है। तो एकमात्र कहना क्या है, बिल्कुल गलत है। मितावली या मुरैना में जो स्थित है वो भी उड़ीसा में स्थित है, और ये क्या है, एमपी में स्थित है, और ये क्या है ना, गोलाकार है। ठीक है, चलिए। और एमपी में 5 ऐसे और भी 64 जोगिनी के मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को नहीं, ये शिव और शाक्त से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। इसके डिजाइन लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो जैसा कहा गया कि जो मितावली के मुरैना एमपीसी जो 64 जोगिनी के मंदिर हैं, उस पर एडविन लुटेंस के द्वारा जो है डिजाइन, माने पार्लियामेंट का डिजाइन बनाने के लिए शायद फॉलो किया गया। तो ये एक धारणा बनी, लेकिन इसका कोई प्रमाण जो है नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कुछ निकल करके आ रहा है, हमारे पास जो निकल करके आ रहा है ऑप्शन कि एक तो पहला वाला सही है, और दूसरा जो है दूसरा हमें देखने को मिल रहा है क्या ना, 4 सही है। तो 1 और 4, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 और 4 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था? धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रोपर? तो यहां उत्तर होगा धोलावीरा, जो है वो अपने जल प्रबंधन सिस्टम के लिए क्या था ना, काफी फेमस था, है ना। और इसके पीछे कारण क्या है ना, धोलावीरा के उत्तर और दक्षिण में जो है 2 नदियां पाई जाती थी। एक तो हो गया मानसर नदी, और दूसरा हो गया मनहर नदी। अब देखिए, कच्छ के बीच में जो है धोलावीरा स्थित है। कच्छ जो है एक ऐसे ही ड्राई जो है लैंड है, नमक से भरा हुआ है, जहां पानी अगर रहेगा भी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। धोलावीरा के केस में क्या है ना, धोलावीरा को मनहर और मानसर नदी इसके उत्तर और दक्षिणी सिरे में मिल रहा है। तो एक तरह का समझ जाइए कि इसके पास प्राकृतिक उपहार के तौर पर ये दोनों नदियां था। और इन दोनों नदियों को अपने सभ्यता को जो है समृद्ध करने में धोलावीरा ने काफी कुछ किया ना, अपने जल प्रबंधन प्रणाली को जो है उच्च तकनीकी युक्त से बना लिया। और यही कारण है धोलावीरा उन 5 बड़े साइट्सों में गिने जाते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शहर थे। ठीक है, या बड़े साइट्स हैं। तो धोलावीरा के केस में जो है वाटर हार्वेस्टिंग जो मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन प्रणाली की उच्च गुणवत्ता पाए जाने का कारण क्या है, एक तो ऐसे क्षेत्र में होना जहां जल की कमी है, लेकिन वहीं वरदान स्वरूप जो है धोलावीरा को 2 नदी मिला हुआ है। एक तो हो गया मानसर, दूसरा हो गया मनहर। धोलावीरा का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, और बाद में RS विष्ट के द्वारा भी किया गया था। यहाँ सबसे प्रमुख ये है कि यहाँ एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें
में 10 सिंधु क्या है ना अक्षर हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ स्टेडियम भी मिला है। तो ये कुछ चीजें जो है धोलावीरा के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तो इसका उत्तर हम लोगों को मिल गया। इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा धोलावीरा, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कौन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? भरूच, चिकाकोल या श्रीकाकुलम, इसके अलावा त्रिचनापल्ली। ठीक है, तो भरूच जो है इसका जो है उत्तर है केवल एक। 1616 और 1618 के बीच में जो है डच और ब्रिटिश के जो ब्रिटिश और डच ने अपना सेंटर जो है गुजरात के भरूच या गुजरात के क्षेत्रों में स्थापित किया था। उनमें पहले ब्रिटिशर्स थे और बाद में कौन थे? डच थे। वहीं याद रखिएगा चिकाकोल और त्रिचनापल्ली में जो है ब्रिटिश फैक्ट्रियों के हमें क्या है पुख्ता प्रमाण जो है नहीं मिल रहे हैं। तो 1616 और 1618 के बीच में एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ डच, दोनों ने क्या किया था ना, गुजरात में अपना सेंटर स्थापित किया, मूल रूप से जो है कॉटन के लिए, है ना। मूल रूप से भरूच जो है कॉटन के लिए जो है, या सूरत जो है कॉटन के लिए यहाँ पर जो है अपने ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या स्थापित किया था? सेंटर स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका उत्तर केवल एक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, अर्थात गुप्त वंश का पतन हो गया और उसके बाद जो है हर्षवर्धन के जो है शासन काल प्रारंभ होने के पूर्व तक जो है निम्न में से किन राज्यों का स्थान था? तो मगध के गुप्त, जिन्हें हम लोग लेटर उत्तर गुप्त कहते हैं, तो बिल्कुल ये तो था ही मगध के गुप्त या लेटर गुप्त। इसी में से अगर आपको याद होगा 3 शासकों के नाम, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त और देवगुप्त का नाम तो आपको याद ही होगा कि देवगुप्त में शशांक की सहायता से ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया गया था। देवगुप्त और शशांक ने हाथ मिलाकर के ग्रहवर्मा का हत्या कर दिया था। ग्रहवर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार लेटर जो मगध के जो लेटर गुप्त हैं वो तो थे ही बिल्कुल। मालवा के परमार नहीं, मालवा के परमार का जो संबंध है वो जो है क्या कहते हैं गुप्त वंश के पतन के बाद और 7वीं शताब्दी के पूर्व में नहीं हो रहा है। परमार डायनेसिटी जिसका उत्थान होता है 945 ईस्वी में सियोक द्वितीय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ मालवा के परमार नहीं होंगे। थानेश्वर के भवभूति पुष्पभूति, ठीक है, वह हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे उसे पुष्पभूति माना जाता है। पुष्पभूति का वर्णन हमें जो है बाण के द्वारा हर्ष चरित्र में भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा कन्नौज के मोखरी, कन्नौज के मोखरी जिसमें ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह हुआ था, तो ये कन्नौज के क्या थे ना, मोखरी ही थे। तो ये भी इसका हो गया। और बल्लवी के मैत्रक, है ना, बल्लवी का मैत्रक जो कि भिल्लम के द्वारा स्थापित किया गया था, बल्लवी का मैत्रक, तो ये भी है। तो ये सारे हैं। देवगिरी का यादव जो है, देवगिरी के यादव का संबंध जो है इस समय के साथ नहीं है। सॉरी, याद रखिएगा देवगिरी के यादव का जो निर्माता है वो 1187 में भिल्लम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो बल्लवी के मैत्रक हैं, बल्लवी के मैत्रक का संबंध जो है इस काल के दौरान ही है। तो इस प्रकार हमारे पास कौन कौन से उत्तर आ रहे हैं ना, एक तो आ रहा है मगध के गुप्त, दूसरा क्या आ रहा है ना थानेश्वर के पुष्पभूति, तीसरा आ रहा है कन्नौज के मोखरी, चौथा क्या आ रहा है ना बल्लवी के मैत्रक। तो 1, 3, 4 और 6 इसका उत्तर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देख लेंगे। इसका उत्तर हो गया बी, 1, 3 और 4, 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? विजयनगर साम्राज्य की स्त्रियों की दशाओं के बारे में जो है मूल रूप से अभिजात वर्ग की स्त्रियों के बारे में क्या मिला है ना, जो है हमें जानकारी मिला है। और वहाँ ऐसा कहा गया है कि यहाँ की जो स्त्रियाँ थी वे जो है ज्योतिष शास्त्र में, कुश्ती में अंगरक्षिकाएं भी बनती थी, वे लोक भाषाएं भी जानती थी, संस्कृत का भी वो अध्ययन करते थे। तो एक तरह से वो क्या थे ना, शिक्षित थे। तो नूनीज के अनुसार भी जो है विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी वो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी, इन चारों विद्याओं में क्या थे ना, वो पारंगत थे। साथ में वो अंगरक्षक के तौर पर भी नियुक्त होते थे, लेखाकरण भी करते थे। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, 4 इसका उत्तर होगा। चलिए, अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हरिहर और बुक्का रायवन के द्वारा
1336 में किया गया था। और कुछ यात्री जो है विजयनगर साम्राज्य में भ्रमण के लिए आए थे, उनमें कुछ का नाम जो है याद रखिएगा, जिसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। डोमिनिगो पाएस जो है 1522 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय काल के दौरान आया था। बारबोसा जो है 1500 एडी में आया था, यह भी कृष्णदेव राय के समय काल में आया था। इसके अलावा निकोलो कोंटी, इसके अलावा जो है अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक देव राय द्वितीय के समय काल के दौरान आया गया था। और जो निकोलो कोंटी है वो बहमनी साम्राज्य में आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ उस समय काल के दौरान जो कुछ यात्री थे जो अलग अलग समय काल के दौरान जो है विजयनगर साम्राज्य में क्या किए थे ना, भ्रमण किए थे। नुनीज के बारे में अगर कहा जाए तो नुनीज जो है वो अच्युत देव राय के समय काल के दौरान आया था। 1535 से लेकर के 1537 तक जो है नुनीज का आगमन हुआ था अच्युत देव राय के शासनकाल में। तो विजयनगर में 3 मुख्य हो रहे हैं जिनके समय में जो है हमें क्या हो रहा है ना, ट्रैवलर्स का भ्रमण दिख रहा है। एक तो हो गया कृष्णदेव राय, जिनमें डोमिनिगो पायस बारबोसा हो गया। दूसरा हो गया देवराय द्वितीय के समय में जो है अब्दुल रज्जाक हो गए। और नुनीज का आगमन हुआ था अच्युत देव राय के समय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते क्या कुछ है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रश्न कितना कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे एक प्रमुख जो स्थान को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। 2021 का जो प्रश्न पत्र है इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर किसी विशेष तिथि को लेकर के उसके चारों ओर घटने वाली घटनाओं को जोड़ करके आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। दूसरा, एक ये मदनहल्ली वाला जो प्रश्न है, मदनपल्ली वाला जो प्रश्न है, ये किसी स्थान विशेष के ऐतिहासिकता को लेकर के जोड़ करके पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है सभी युवाओं के लिए क्या होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसका उत्तर जो है बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है तो यदि जानकारी हो प्रॉपर तभी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। ये प्रश्न जरूर जो है डायनामिक टाइप का हो सकता है कि किसी क्रम में वर्ष भर में मदनपल्ली जो है उस समय क्या था ना, चर्चा में रहा होगा और इसी संदर्भ में जो है प्रश्न पूछा गया होगा, ठीक है। चलिए, तो साल भर के जो करंट सिचुएशन है वहां पर भी याद रखिएगा कि शायद वहां से कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो जिसको लेकर के जो है प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि पिंगल वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है कहां बनाया था ना, मदनपल्ली में। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पिंगल वेंकैया ने जो है जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, डिजाइन तैयार किया था, वहीं तैयार किया था। पिंगल वेंकैया का जो डिजाइन है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो 1921 का मीटिंग हुआ था विजयवाड़ा में, वहां वो अपना डिजाइन जो है महात्मा गांधी को दिखाए थे और वहां इसे पास किया गया था, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है, मदनपल्ली का नाम जो है नहीं मिल रहा है। तो चलिए, एक तो हो गया। दूसरा, पट्टाभी सीतारामन ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन इस क्षेत्र से ही किया था इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ इस चीज का प्रमाण बिल्कुल है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपने जो नेशनल एंथम है उसका ट्रांसलेशन किया था बंगाली से इंग्लिश में, ठीक है। और कब किया था ना, 1919 में किया था, फरवरी को किया था। और उसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने जो है इसका क्या किया था ना, नेशनल एंथम का ट्रांसलेशन किया था मदनपल्ली से ही। तो इसका प्रॉपर जो हमें उत्तर मिल रहा है, बाकियों का साथ इसका संबंध जो है नहीं मिल रहा है। चलिए, मैडम बोल्वसी तथा कर्नल ऑलकट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है मुख्यालय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो अडायर के स्थान पर क्या बनाया गया था ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर बनाया गया था। और ये कब, तो 1882 में यही थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है पहले कहा था ना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 1875 में किया गया था। बाद में ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क से कहाँ आ गया था, अडायर आ गया था 1882 में, जहां बोल्वस्की और ऑलकोट ने इसे स्थापित किया था, ठीक है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि मदनपल्ली का भी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ कोई संबंध की चर्चा हमें नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया गलत, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, प्रॉपर आंसर है 1919 में जो है नेशनल जो है एंथम का ट्रांसलेशन किया गया था और उसका नाम रखा था मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, वुर्ज होम, चंद्रकेतुगर और गणेश्वर। ठीक है, तो गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियां जो है तो इसके साथ संबंध है। और साथ चूंकि गणेश्वर जो है वो क्या है सप्लाई करता था, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स को हड़प्पा में सप्लाई किया जाता था गणेश्वर के द्वारा। ठीक है, बुर्ज होम क्या है ना, बुर्ज होम में क्या था ना, बुर्ज होम नवपाषाण काल से जुड़ा है, जहां हमें पत्थर और स्टोन के क्या मिल रहे हैं ना, टूल मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बुर्ज होम जो है सही सुमेलित नहीं है। कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है और वहां नवपाषाण काल के हमें क्या मिल रहे हैं, प्रमाण मिले, ज्यादातर जो है क्या मिले हैं, टूल्स मिले हैं जो हड्डियों और पत्थरों के बने हैं। ठीक है, तो यहां जो बुर्ज होम के साथ जो लिखा गया शैलकृत दैवत, ये बिल्कुल जो है मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा आर्ट के लिए क्या है, फेमस है चंद्रकेतुगढ़। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया ना, इसका उत्तर हो गया कि 2 और 3 क्या है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया डी, 2 और 3 जो है क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तट तक पार किया था। तो ये 2000 देखिए ये पोर्शन जो है जब मंगोल आक्रमण को लेकर के जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था कि चंगेज खान जो है ख्वारिज्म खां के खोज में सिंधु नदी तट तक आ गया था, जब जलालुद्दीन मागवनी क्या होता है भाग करके भारत में आ गया था और इल्तुतमिश ने उनका सहायता नहीं किया था। तो ये प्रश्न, इस टॉपिक को जो है हम लोगों ने 2022 वाले प्रश्न में भी डिस्कस किया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश का सेक्शन, जहां मंगोल को लेकर के जरूर 2 लगातार वर्षों में क्या किया गया है ना, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल ने तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी जो है पार की थी। तो तैमूर का जो आक्रमण है वो एमबीटी के समय काल में नहीं हुआ था। तैमूर का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है ना, बिल्कुल गलत है। चलिए, तो ये हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। विजयनगर, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है किसका आक्रमण हुआ था, तो तर्मासिरीन के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण तो हुआ था लेकिन तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ था। तैमूर का आक्रमण जो है वो क्या है ना, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में देवराव द्वितीय के शासनकाल में वास्को दी गामा केरल के तट पर आए थे। देवराय द्वितीय के समय काल जब जो है अब्दुल रज्जाक का आगमन हुआ था, और देवराय का जो समय काल है वो कितना है, 1422 से लेकर 1426। तो इस हिसाब से वास्को डी गामा का आगमन जो है 1498 है, तो जो बिल्कुल गलत है। तो आप देख पा रहे हैं कि मिडेवल में अगर हम देखेंगे तो सल्तनत से इल्तुतमिश का सेक्शन, एमबीटी का सेक्शन, जहां तैमूर और मंगोल के आक्रमण को लेकर के काफी फोकस किया गया दोनों ईयर में। हालांकि क्वेश्चन जो है अलग अलग ढांचे के, लेकिन उस पॉइंट को लेकर के वो टच कर रहे हैं, कॉमन है ये। विजयनगर भी है जो बार बार पूछा जा रहा है, ये भी क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा और इन चीजों को नोट करता रहना होगा कि कौन सा सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, कौन सा सेक्शन क्या है कॉमन है दोनों वर्षों में या 3 वर्षों में कॉमन है, और उन सेक्शंस को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। कौन सा स्टैटिक जीके है, कौन सा डायनामिक जीके है, इसको भी आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक बार फिर से आप सभी का एकलव्य स्टडी जोन में स्वागत है। और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के तहत एकलव्य सेशन जो है प्रारंभ किया गया है, और इसके की फीचर क्या है ना, पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे हम लोग, एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हमारे युवा जो एस्पिरेंट हैं वो एग्जाम में जाए तो उनके दिमाग में वो लॉन्ग टाइम तक जो है स्टे करे। फैक्ट तो बहुत समय तक स्टे नहीं करेगा, और यूपीएससी में फैक्ट तो रहते ही हैं, कॉन्सेप्ट भी रहते हैं, लेकिन फैक्ट्स का जो एक मजबूत फैक्ट्स रहता है, डेप्थ में रहता है। तो कॉन्सेप्ट क्रिएट करने से जो है आपकी पकड़ जो है विषय पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो प्रयास जो है हमारा रहेगा, हम आपके साथ यही प्रयास करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जो है जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो बिल्कुल ये सही है कि संत फ्रांसिस जेवियर जो है वो जेसुइट
जेसुइट क्या है ना, जेसुइट संघ या ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु जो है गोवा में हुई तथा उन्हें जो है समर्पित एक गिरजाघर भी है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनका मृत्यु जो है कहाँ हुआ था ना, चाइना में हुआ था, सियांगचन आइलैंड में हुआ था 1552 में, और उन्हें जो है गोवा लाया गया था 1554 में गोवा लाया गया था, मलक्का से होते हुए गोवा आए थे वो। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, ये जो पार्ट है कथन, ये क्या गलत है। और उनके जो है गोवा में प्रतिवर्ष जो है संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 3 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है फ्रांसिस जेवियर का भोज अनुष्ठान किया जाता है। तो 1 और 3 क्या है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिताक्षरा और दायभाग दोनों को लेकर के डिस्कशन किया गया है। तो मिताक्षरा और दायभाग दोनों संपत्ति अधिकार से जुड़ा हुआ है, ये किसी जाति विशेष या वर्ग को लेकर के नहीं है। यहाँ जो है हमें क्या मिलता है ना, सिविल विधि अर्थात संपत्ति के वर्गीकरण को लेकर के जो है क्या कही गई है ना, विधि और नियम दिए गए हैं। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा करता है, जबकि दायभाग में मृत्यु के उपरांत। ये बिल्कुल जो है ये 1 नंबर तो गलत है, बिल्कुल दूसरा सही है। मिताक्षरा में कहा गया है कि पुत्र अपने पिता के जीवित रहते हुए हो जाएगा, जबकि दायभाग कहता है कि मृत्यु के उपरांत होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिताक्षरा और दायभाग दोनों में पुरुष और स्त्रियों के संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बात करता है। तो एक ये भी गलत लिखा हुआ कथन है, और एक जो है 1 नंबर भी गलत कथन है, जबकि 2 क्या है ना, बिल्कुल सही कथन है। तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल 2 होगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए तो देखिए ये मिताक्षरा दायभाग जैसे प्रश्न क्या हो सकते हैं ना, डायनामिक प्रश्न हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई करेंटली उस समय जो है कुछ ऐसे पॉइंट आए होंगे सिविल लॉ को लेकर के, तो इनको लेकर के जो है प्रश्न जो है पूछा गया, मिताक्षरा और दायभाग जो कि प्राचीन भारत में क्या होता है, संपत्ति के बंटवारे संबंधी नियम के लिए यहाँ हमें क्या मिलते हैं ना, सिविल विधि मिलते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर, ये तीनों क्या है, ये तो तीनों ही बहुत ही फेमस है। भवभूति जो है मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तमा चरित्र। कुछ नहीं तो अगर मालती माधव भी अगर आपको याद है तो भवभूति क्या है ना, मालती माधव के रचनाकार माने जाते हैं, तो नाटककार हैं। हस्तिमल जो है वो भी जैन नाटककार माने जाते हैं 12वीं सदी के। ठीक है, और साथ में जो है क्षेमेश्वर जो कर्पूर मंजरी जिसे हम कहते हैं, कर्पूर मंजरी काफ़ी फेमस उनका नाटक है। तो ये तीनों क्या हो गया, नाटककार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपको 2 चीजें भी याद है इस प्रश्न में, हम लोग किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं कि भवभूति वो तो क्या है ना, मालती माधव के रचनाकार हैं, ये तो आपको मालूम होगा। और क्षेमेश्वर कई बार काफी फेमस है, इतिहास पढ़ते पढ़ते ये आपके दिमाग में आ जाता ही है कि कर्पूर मंजरी। जब 2 मिल गया तो तीसरा ऑटोमेटिक उसमें सेट होगा, क्योंकि तीनों का नाम एक साथ दिया गया, अलग अलग नहीं दिया गया है। तो हम 2 के बारे में भी जानते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें सटीक ही होगा। तो भवभूति तो जानते ही हैं, उत्तमा चरित्र, महावीर चरित्र, और जो है क्या हो गया ना, मालती माधव, और क्षेमेंद्र का कर्पूर मंजरी। तो ये 2 जानते हैं, तो तीसरा उत्तर अगर आप नहीं भी जानते हस्तिमल के बारे में तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो तीनों नाटककार हो गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ लिमिटेड जो है अधिकार महिलाओं को मिले थे 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में, लेकिन उसमें टैक्स, एडुकेशन और संपत्ति संबंधी कुछ नियम कानून भी थे। पूर्ण रूप से जो है ऐसा नहीं था कि सभी महिलाओं को 21 वर्ष से अधिक का जो उन्हें वोटिंग राइट मिल गया था। ये वोटिंग राइट कब मिला, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। तो उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के अधिकार को थोड़ा सा बढ़ाया गया। हालांकि संपत्ति और एजुकेशन को एज इट इज को क्लॉजेस रखते हुए जो है महिलाओं के अधिकार को थोड़ा क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था। ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, और 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम में उसमें महिलाओं के लिए जो है स्थानों का रिजर्वेशन भी या आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल ट्रू नंबर क्या है ना, बिल्कुल सही है। तो केवल 2 क्या है, सही है। ठीक है,
तो देखिए ब्रिटिश ये क्या देखने को मिला ना, 2021 और 2022 दोनों में जो है ब्रिटिश काल के दौरान जो संवैधानिक विकास हुआ है उनमें से मूल रूप से ध्यान में रखिएगा 1909 से मॉडल मिंटो रिफॉर्म से लेकर के सीधा 1947 तक के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि मॉडर्न का ये एक ऐसा पार्ट है जो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का नहीं है। यहाँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं वो मूल रूप से भारत को क्या करते हैं ना, भारत में भारत के प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को क्या करते हैं ना, बदलते हुए आए हैं। मॉडल मिंटो से ये शुरू होता है 19 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, फिर हो गया 1935 का जो रिफॉर्म है। तो ये सभी रिफॉर्म भारत के साथ, भारत के राजनीतिक व्यवस्था के साथ काफ़ी पॉलिटिकली अटैच्ड है। तो यहाँ से प्रश्न रहता ही है, आप लगातार 2 वर्षों तक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या करना होगा ना, एक आपको डेटा जरूर बना लेना पड़ेगा कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ना चाहिए और कौन सा नहीं छोड़ना चाहिए। भारतीय इतिहास के संबंध में 8 अगस्त 1942, देखिए यहाँ एक तिथि को कॉन्सेप्ट मान करके उसके चारों ओर घटने वाली घटनाओं का जिक्र किया गया। आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये 8 अगस्त 1942 क्या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है बॉम्बे से। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार, ये अगस्त एक प्रपोजल था जिसे अगस्त प्रपोजल कहा जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो है ये अगस्त प्रपोजल दिया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। ठीक है, सिर्फ ये प्रपोजल के तौर पर ही जो है मतलब दिया गया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें इंडियंस की संख्या को वृद्धि किया जाएगा, लेकिन ये पास नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है ना, बिल्कुल गलत है कि हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया था, त्यागपत्र दिया। तो 1939 का घटना है जिसमें लॉर्ड लिथगो के द्वारा क्या किया गया था ना, ये कहा गया था कि वो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय शामिल हैं, और ऐसा कहने के कारण ही जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल जो 7 प्रांत से बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा से क्या किया गया था ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये 1937 में इन 7 प्रांत से कांग्रेस को जो है 700 से अधिक क्या मिले थे ना मतों से वह विजय हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा था कि एक द्वितीय विश्व युद्ध, तो क्रिप्स का आगमन भी 1942 को हुआ, लेकिन मार्च है ना, मार्च 1942 का इवेंट है। जो बातें कही गई डोमिनियन स्टेट्स को वो ठीक है, लेकिन 8 अगस्त के संदर्भ में ये सही नहीं है। तो हमें देखने को मिल रहा है ये गलत है, ये भी मतलब इस संदर्भ में सही नहीं है। घटनाएं तो घटी लेकिन इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, केवल जो है एक ही हमें क्या मिल रहा है ना, एक प्रॉपर आंसर मिल रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा केवल AIC के द्वारा जो है, AICC के द्वारा जो है 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है प्रारंभ किया गया था या रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से अंग्रेजी की अनुवादित प्राचीन धार्मिक गीत काव्य क्या लिखा हुआ है ना, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन का संबंध जो है इरावदा जेल से महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, इरावदा जेल से जो है उन्होंने इस जो है कविताओं को लिखा था, जिनमें भारत के प्राचीन जो अध्यात्म हैं उनसे जुड़े हुए कविताओं को उन्हें जो है कविताओं के रूप में लिखा गया था। मध्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? तो क्या कहा जा रहा है ना, परगना, सरकार, सूबा। चलिए, तो सूबा पहले होगा, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना। ये देखिए ध्यान से देखिए, परगना का जो कॉन्सेप्ट आया था वो दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। ठीक है, मुगल काल की अगर हम बात करें, खास करके अकबर के समय जो है सूबा, उस संपूर्ण एम्पायर को अकबर के समय में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, अकबर के समय में क्या हुआ ना, संपूर्ण जो एम्पायर है उसको किसमें डिवाइड किया गया, प्रांतों में, तो उसे सूबा कहा गया। तो एक प्रकार का प्रोविंस हो गया। ये सूबे का जो डिवीजन किया गया वो किसे किया गया ना, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवीजन किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर सरकार कहा जा रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, और सरकार का फिर जो डिवीजन किया गया वो क्या हो गया ना, परगना हो गया, मतलब वो हो गया सब डिवीजन। आज के डेट में प्रखंड हो गए, और फिर प्रखंडों को गांव के हिसाब से बांटा गया या पंचायतों के हिसाब से बांटा गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, तरफदार के लिए तरफ के लिए जो है तरफदार होते थे। तो इस प्रकार मुगल काल में जो ये डिवीजन था क्या था ना, सबसे पहले सूबा प्रोविंस के बराबर, सरकार जो है डिवीजन के बराबर, और फिर सब डिवीजन के तौर पर है परगना। ठीक है, तो ये परगना का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में परगना का कॉन्सेप्ट उभर करके आया था। ठीक है,
इसका उत्तर मिल गया आप लोगों को। इनमें से कौन जो है सेक्रेटरी के रूप में बैथून स्कूल के बारे में पूछा जाता है? तो देखिए, अब बैथून स्कूल एजुकेशनल रिफॉर्म हो गए, वुमेन से जुड़े हुए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जो रिफॉर्म्स हो गए, इनको एक जगह कलेक्शन करके आपको रखना होगा और इससे संबंधित जो है आपको क्या करना होगा, जरूर कर लेना पड़ेगा। दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, एक तो बैथून हो गए, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, उधर सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए ज्योतिबा राय फुले जी हो गए, सावित्री बाई फुले जी हो गए। इनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न रहता ही, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के शुरू से ही इन्होंने पहला प्रयास, इन सभी के द्वारा पहला प्रयास किया गया था। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के पहला प्रयास किए थे, वो प्रश्न जो है यूपीएससी में रहते हैं। इस सिर्फ यूपीएससी में किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देखा गया है कि इनके चांसेस रहते हैं, तो इन्हें कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ईश्वर चंद्र जो है विद्यासागर, वे जुड़े हुए थे बैथून स्कूल से, और जो है इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा क्या रखिएगा ना, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इस बैथून स्कूल के बारे में बता दें कि इस स्कूल की स्थापना जो है कैलकाटा फीमेल स्कूल के तौर पर 1849 में किया गया था। यह हिंदू फीमेल स्कूल के तौर पर बाद में ये कॉलेज में चेंज हो गया, और उसी समय जो है सेक्रेटरी बने कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध जो है झारखंड से भी है, झारखंड के कर्मटार में हुए बहुत वर्षों तक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, औपनिवेशिक काल के संदर्भ में जो है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह सभी आईएनए के जो है क्या थे, आईएनए के सोल्जर्स थे, और इनके ऊपर जो केस लगा था, ट्रायल हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल लगा था जो है ये काफ़ी फेमस हुआ था। जो एक कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था ना, कमेटी बनाई गई थी ताकि उनके केस से डिफेंड किया जा सके। इस कमेटी में जो है जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे, भूलीबाई देसाई थे, आसफ अली थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे। तो ये जो है आईएनए आज़ाद हिंद फौज के क्या है ना, अधिकारी के रूप में थे, जिनके ऊपर जो है केस चला था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह और नवाब जो है शाहनवाज खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य जो है आराकोट से अलग हुआ था, तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य का जो है उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का, हाँ, तो विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। 1565 में जो है मैसूर जो है इंडिपेंडेंट हो गया था विजयनगर साम्राज्य से। रुहेलखंड राज्य का गठन जो है अहमद शाह दुरानी, नहीं ये गलत है, अहमद शाह दुरानी के द्वारा जो है रुहेलखंड राज्य का गठन नहीं किया गया था। मोहम्मद खान के द्वारा जो है रुहेलखंड के बॉर्डर्स को जो है ज़्यादा सुसंगठित रूप से बनाया गया था। तो एक तो ये गए, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? 1 और 2 बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कौन से नदी के किनारे में है? सांची जो है कौन से नदी के किनारे है? पांडवलिनी गुफा या नासिक की जो गुफा है वो कौन से नदी के किनारे है? और अमरावती स्तूप जो है वो कौन से नदी के किनारे है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो बघोड़ा नदी के घाटी की स्थिति में, ये तो बिल्कुल सही है। सांची के जो स्तूप हैं वो क्या है? वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बेतवा घाटी के किनारे, तो ये गलत है, यहाँ चंबल लिखा हुआ है। उसके बाद जो पांडवली है वो नर्मदा नदी के किनारे, तो पांडवली जो है वो गोमाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और अमरावती जो है वो क्या है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ हमें दिखने को मिल रहा है क्या कि यहाँ जो है केवल एक ही हमें सही मिल रहा है, अजंता की गुफाएं जो है बघोड़ा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो यहीं तक था ये कुछ प्रश्न। तो इन प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद कुछ चीज़ें जो है बाहर आ रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए? तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से 6 प्रश्न जो है एंशिएंट हिस्ट्री के मिले। ठीक है, 6 प्रश्न। और जो है मिडिवल के कितने मिले? तो 5 मिले। और मॉडर्न के कितने मिले? तो मॉडर्न के 8 मिले। तो 2021 में हमें देखने को क्या मिल रहा है? 2021 में हमें देखने को मिल रहा है कि मॉडर्न का जो सेक्शन है वो क्या है ना, ज़्यादा है, 8 प्रश्न। तो इस बार मॉडर्न थोड़ा आगे बढ़ गया। हालांकि बैलेंस ही प्रश्न एंशिएंट के 6 हैं, मिडिवल के भी 6 हैं, मॉडर्न के भी 6 हैं, मॉडर्न के 8 है, 2 प्रश्न ज़्यादा है। तो मॉडर्न को थोड़ा ज़्यादा प्रायिकता दिया। तो किस वर्ष किसका ट्रेंड ज़्यादा है, ये भी जो है देखने की चीज़ें होती है। ठीक है, साथ में जो है ये कुछ चीज़ें मैं अपने स्तर से लेकर के आया हूँ आप सभी युवा के लिए।
डूज एंड डोंट्स फॉर द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम देने वाले छात्रों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और किन्हें छोड़ना चाहिए। सबसे पहले रिव्यू 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको रिव्यू करना होगा 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को। नोट डाउन द टॉपिक विच आर कॉमन इन क्वेश्चन पेपर, जैसे 2022 और 2021 में हमने कई चीज़ों को कॉमन देखा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1935 भारत सरकार अधिनियम, जो वहाँ पर जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से वहाँ भी था यहाँ भी है ना, विजयनगर वहाँ यहाँ। तो ये जो कॉमन टॉपिक है उसको आपको ध्यान से देखना होगा, उन कॉमन टॉपिक को लेकर के आपको नोट्स बनाने लगना पड़ेगा। कीप आई ऑन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द हिस्ट्री आस्क इन क्वेश्चन पेपर, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश काल के दौरान जो संवैधानिक विकास है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उन चीज़ों को क्या करेंगे ना, उन पर डेप्थ स्टडी करेंगे। विजयनगर साम्राज्य मिडिल में जो है, मध्यकाल में जो प्रांतों का निर्माण हुआ, वहाँ विजयनगर साम्राज्य में जो ट्रैवलर्स का आगमन हुआ था या उनके जो डिस्क्रिप्शन है उनसे पूछा जा रहा है, तो उनको लेकर के हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी नज़र बना के रखेंगे और इसको लेकर के क्या करेंगे ना, हम अपना एक नोट्स बनाएंगे। ट्राई टू मेक ब्रीफ नोट फॉर 50% ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर 50% का भी नोट्स क्लियर बन जा रहा है, अगर इस सब्जेक्ट में 50% का क्लियर नोट बना रहे हैं हर ईयर्स का, जो कॉमन, उससे आपको एक मिल जाएगी कि हर वर्ष में कौन कौन से प्रश्न कॉमन है या कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए, कौन सा सेक्शन छोड़ना चाहिए। इन 2021 और 22 के प्रश्नों को अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको यह बात पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। नवपाषाण काल से एक प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न है, कुछ करेंट सिचुएशन वाले हैं अर्थात डायनामिक प्रश्न है। स्टैटिक जीके से कहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे मॉडर्न को लेकर के विचार किया गया। और जो 64 जोगिनी के मंदिर हैं वो क्या है ना, वो एक तरह का वो करेंट डायनामिक प्रश्न है, तो डायनामिक सिचुएशन में डायनामिक प्रश्न पूछा गया। 2021 का प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे हैं कि पार्लियामेंट वाला बात क्यों आया, उसको हिस्टोरिकल फॉर्म में कैसे देखा गया। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको जो है डायनामिक और स्टैटिक के रूप में अपने डिवाइड करते हुए उसे जो है क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है। और 50% तक के प्रश्न, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो बैथुन स्कूल से जुड़ा होना, इसी तरह सावित्रीबाई फुले, सत्यशोधक समाज से जुड़े ज्योतिबा राव फुले, जो बैथुन स्वयं, और वुमेन से जुड़े हुए सती प्रथा से आरंभ और एज ऑफ कंसेंट लॉ, और भी जितने लॉ है अगर उनको हम देख लेते हैं तो हमारी कई चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या होती है, आसान हो जाती है। 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू जरूर करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हमें लगा जो क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, और इसका जानकारी कैसे होगा जब आप क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे। उन क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका आप अध्ययन करें, बाकी चीज़ों को थोड़ा जो है आप क्या है अध्ययन तो करें, दिमाग में रखें, लेकिन जो चीज़ें डेप्थ में जाना है वो आपको क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा। 10 वर्ष के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने से ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है जहाँ यूपीएससी ध्यान दे रहा है, और जहाँ यूपीएससी ध्यान दे रहा है वहीं आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस स्टडी जोन में, और एकलव्य सेशन जो है आगे जो है आपके लिए नेक्स्ट सेशन में हम क्या कुछ लाते हैं वो आपको 1-2 दिन के अंदर ही जो है आपको क्लासेस मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।